हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सलामत अली खान और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज इस वॉल्यूम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं संस्कृत डिपार्टमेंट का जो इंग्लिश का एग्जाम हुआ है 5 अगस्त 2020 को, उसका पूरा रिव्यू और उसकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। पेपर के लेवल की बात की जाए तो बहुत ही इजी लेवल का पेपर पूछा गया था, जिसमें विद्यार्थी 280 से लेकर 292 तक भी नंबर इसके अंदर लेके आए हैं। हमारे खुद पेड कोर्स से 284 मार्क्स जो है वो एक स्टूडेंट के बन रहे हैं, तो लिहाजा ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पेपर का लेवल अब तक के सारे पेपर से थोड़ा इजी था। तो क्या इसका मतलब मेरिट बहुत ज्यादा हाई जाएगी? 48 सीट के लिए ये बड़ा टफ कंपटीशन था, जिसमें 10,680 के आसपास फॉर्म्स भरे गए थे और कोरोना महामारी के चलते हुए 50% से भी कम तादाद रही थी। 4,020 के आसपास ही कैंडिडेट्स ने ये एग्जाम दिया था। ये एग्जाम देने वही कैंडिडेट पहुंचे हैं जिनकी बेहतरीन तैयारी थी। जनवरी 2020 वाले आरपीएससी के एग्जाम में वो पिछड़ रहे थे स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में, लेकिन वो इस मौके को जरूर भुनाना चाहते थे। तादाद पेपर में कितनी रही है इससे मेरिट पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो कंपटीशन होता है वो लगभग 1,000 लोगों के आसपास होता है और यहाँ पर इसमें जो सीट के लिए जो टक्कर देखने को मिलेगी वो ज्यादा से ज्यादा 300 या 400 विद्यार्थियों में देखने को मिलेगी, जिस प्रकार से फर्स्ट और सेकंड पेपर का स्टैंडर्ड रहा है। हम देखते हैं सेकंड पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए, कहां पर आरपीएससी ने प्रश्न पूछने में गलतियां की। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर कभी भी आरपीएससी ने अच्छी क्वालिटी की नहीं पूछी है। आरपीएससी से अच्छे क्वेश्चंस की ग्रामर के लिए उम्मीद करना वही बात है कि धर्मेंद्र से अच्छा डांस करवाना और इसी दास से बेहतरीन फाइट करवाना। ये तो हुई मजाक की बात। अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं जो टर्निंग पॉइंट साबित होते हैं सिलेक्शन को लेकर। ग्रामर के अंतर्गत क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो बहुत ही अटपटा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट के लिहाज से प्रश्न पूछना ही नहीं आता। स्पेशली ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन जो शुरुआत में पूछे गए थे, इनमें उनको पूछना चाहिए था ट्रांसफॉर्म इनटू नेगेटिव। उन्हें कभी नहीं कहना चाहिए चेंज इनटू नेगेटिव, क्योंकि चेंज में और ट्रांसफॉर्म में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। चेंज में जो सेंटेंस का जो मीनिंग होता है प्रीवियस वो अफेक्ट होता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में अफेक्ट नहीं हो। लेकिन ऑप्शंस इतने औसत दर्जे के थे जिनमें स्पष्ट झलक रहा था कि आंसर ये हो सकता है। दूसरी जो सबसे खराब बात कही जा सकती है वो ये है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के क्वेश्चंस अब तक कभी भी आरपीएससी ने अच्छे स्टैंडर्ड के नहीं पूछे। हालांकि संस्कृत डिपार्टमेंट में जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसके आधार पर हमने विद्यार्थियों को यही कहा था कि ग्रामर को बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत ही स्टैंडर्डाइज ग्रामर जो है वो पूछी जाती है। और हमने पेड कोर्स के दौरान तो विद्यार्थियों को बहुत टफ से टफ चीजें तैयार करवाई थी। हालांकि वो चीजें पेपर में तो नहीं आई, लेकिन उनका ऑब्जर्वेशन इतना था कि नॉर्मल क्वेश्चंस को अच्छे से वो टैकल कर भी पाए थे। मॉडल ऑक्सिलरी के क्वेश्चंस 10th स्टैंडर्ड में जिस प्रकार से पूछे जाते थे, ऑप्शन में देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए क्या आएगा, प्रोहिबिशन के लिए आएगा, ऐसे क्वेश्चंस इसमें पूछे गए। बहरहाल इसे तो छोड़िए, टाइपिंग की एरर भी यहाँ पर देखने को मिली है कई क्वेश्चन में। जैसे ये पैसिव वॉइस का क्वेश्चन देखिए, आपको कौन सा ऑप्शन इसका सही लगता है। अगर मैं कहूँ कोई भी सही नहीं है तो हो सकता है आपको हैरानी हो, लेकिन बड़ी हैरानी वाली बात नहीं है। ऑप्शंस में देखिए आप, प्रश्न के अंतर्गत लास्ट में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन है, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो आंसर भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही होना चाहिए। टाइपिंग एरर नहीं कही जा सकती, इसको ध्यान रखिएगा। इससे सेंटेंस बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है, क्योंकि ये सेंटेंस देखिए, अगर मैं कहूँ ही इज अ टीचर, अगर इसके लास्ट में मैं इंटेरोगेटिव मार्क लगा दूं तो इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। डिक्लेरेटिव इंटेरोगेटिव जिसे कहा जाता है, इसका मतलब ये है आई सपोज ही इज अ टीचर, क्या वो टीचर है? तो ये मैंने क्वेश्चन किया है, तो फुल स्टॉप से और इंटेरोगेटिव मार्क लगाने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ऐसी ही गलती इन्होंने मॉडल ऑक्सिलरी के क्वेश्चन में की थी, जिसके अंतर्गत पोलाइट रिक्वेस्ट वाला क्वेश्चन था और लास्ट में कहीं भी मार्क ऑफ इंटेरोगेशन नहीं था, सीधा फुल स्टॉप दिया हुआ था। तो हालांकि जिन विद्यार्थी के ऐसे प्रश्न गलत होते हैं वो आपत्ति लगा भी सकता है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस में टाइपिंग एरर जो है वो ग्रामर में काफी इंपॉर्टेंट रहती है। इसके बाद हम बात करें फोनेटिक्स के क्वेश्चन। फोनेटिक्स के क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे गए थे, हर विद्यार्थी इनको कर सकता था, और एक क्वेश्चन तो इसमें डिलीट ही होगा जिसमें गौ और सौ के लिए कोई भी फोनेटिक सिंबल जो था ऑप्शन में किसी प्रकार से करेक्ट नहीं था। आरपीसी इसे जरूर डिलीट करेगी, और अगर आपका ये गलत होता है तो आप आपत्ति भी लगा सकते हैं अगर इसमें एक ऑप्शन को सही माना जाता है तो। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्निंग पॉइंट रहेंगे इस एग्जाम में आपका सिलेक्शन करवाने पे या आपको इस सिलेक्शन से रोकने में, वो है वर्ड स्ट्रेस के 3 क्वेश्चन। बहुत ही अच्छे क्वालिटी के पूछे गए हैं और बहुत सारे विद्यार्थी इसमें भ्रमित ही हुए हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस लिहाज से अगर आपके ये तीनों क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप कंपटीशन की दौड़ में है, क्योंकि लिटरेचर के और ग्रामर के सारे प्रश्न सभी विद्यार्थी कर देंगे, उनमें किसी प्रकार की गलती नहीं है। ग्रामर के अंतर्गत जो सबसे ज्यादा टर्निंग पॉइंट रहेंगे वो वर्ड स्ट्रेस के ये 3 क्वेश्चन रहेंगे, या एक करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में एक क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत सारे विद्यार्थी ने इस क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग चला के सीधा सी किया है,
क्योंकि वो सोचते हैं कि वर्ब परसेप्शन जो सी है उसे कंटिन्यूस में यूज नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है, अगर मीटिंग के सेंस में हो, हमें किसी से मिलना हो, तो ऐसे में हम इसे कंटिन्यू में रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन इसका एम सीइंग ये सही हो जाएगा। राइटिंग पोर्शन भी काफी इजी पूछा गया था। एक ही क्वेश्चन ऐसा है जो विद्यार्थियों को कंफ्यूज कर सकता है, जिस पर अभी भी चर्चा हो रही होगी, आपने भी की होगी, जिसमें से ये पूछा गया था कि डेट लिखने का सही तरीका इसमें से कौन सा नहीं है, और बहुत सारे विद्यार्थियों ने यही 15, 12 और ये वाला सिलेक्ट किया था। एक तरीके से ये ऑप्शन गलत भी हो सकता है। देखिए, ब्रिटिश और अमेरिकन में डेट लिखने के दो तरीके हैं। ब्रिटिश लोग क्या करते हैं, पहले डे लिखते हैं, उसके बाद मंथ लिखते हैं और उसके बाद ईयर लिखते हैं, जो हम इंडियन लोग भी करते हैं। जैसे 10/7/2020 का मतलब ये हुआ 10 जुलाई 2020, 10 तारीख है, 7 यानी कि जुलाई है और 2020 है। लेकिन अमेरिकन लोग इसे 10 जुलाई 2020 नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसे 7 अक्टूबर 2020 पढ़ेंगे। तो इस लिहाज से ये थोड़ा सा डिफरेंस सकता है। यही ऑप्शन है जब आरपीएससी की आंसर की आएगी तो आपको भ्रमित कर सकता है। बहरहाल इसे सही मान सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लिटरेचर की। जो मैंने पैड कोर्स शुरू किया था उसमें मैंने आपको सबसे पहले हिदायत दी थी कि लिटरेचर को बहुत ही अच्छे वे में पढ़िएगा, क्योंकि लिटरेचर में टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर बार आते हैं, लेकिन फिर भी विद्यार्थी पढ़ने में कंजूसी दिखाते हैं। वो सोचते हैं कि 2 या 3 प्रश्न ही आएंगे, तो इसके लिए क्यों इतनी ज्यादा मेहनत की जाए, कौन पूरे टेक्स्ट को याद करे। बहुत ही गलत आदत है अगर आप ये सोचते हैं तो, क्योंकि एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन ही टर्निंग पॉइंट साबित होते हैं, और इतना बड़ा एग्जाम में जब आप सिलेक्ट होने जा रहे हो तो मेहनत के साथ कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। पैड कोर्स के दौरान मैंने सारे विद्यार्थियों को सारी की सारी पोएम्स की लाइन गानों की तरह याद करा। यही वजह कि ये जो 2 क्वेश्चन आए, एक तो और टू वेस्ट विंड में 1 2 लाइक दी, ये वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने पूरे टेक्स्ट को याद किया हुआ है। कि यहाँ पर 1 किसके लिए आया, तो ये पोइट के लिए आया, जिसमें वो कहता है 1 2 लाइक दी टेमलेस स्विफ्ट एंड प्राउड। एक नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में भी पूछा गया था कि स्पिरिट ऑफ ये क्या था, एम्बिशन था, लस्ट था, क्या था, तो इसका आंसर एम्बिशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 2 क्वेश्चंस जो है वो टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं आपके सिलेक्शन में। जिन विद्यार्थियों ने डीपली तैयारी नहीं की, 100% उनके ये क्वेश्चन जो है वो गलती हो। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजी की। मेरा व्यक्तिगत अनुमान ये है कि आरपीएससी 2015 का वो एग्जाम जिसमें मैं खुद सिलेक्ट हुआ था, वो अब तक के इतिहास की सबसे टफ साइकोलॉजी पूछी गई थी। उसके बाद पिछले एग्जाम को देख लीजिए या इस एग्जाम को देख लीजिए, एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो नॉर्मल दर्जे की पूछी गई है। और इस बार जो क्वेश्चंस पूछे गए उनको नॉर्मल नहीं कहा जा सकता, स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन कहा जा सकता है। अप्लाइड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि मैं खुद जब ये आंसर की तैयार कर रहा था तो एक साइकोलॉजी थी जब जिसके लिए मुझे ऑथेंटिक गाइड्स की मदद लेनी पड़ी, एक्सपर्ट की मदद लेनी पड़ी आंसर की बनाते वक्त। हो सकता है फिर भी उनमें थोड़े से डाउटफुल हो सकते हैं, वो तो आरपीएससी जो फाइनल आंसर की जारी करेगी तो ही बताया जा सकता है। तो ये था एग्जाम का ओवरऑल रिव्यू। आपका सिलेक्शन जो इस एग्जाम में करवा सकता है, टर्निंग पॉइंट वाले क्वेश्चन रहेंगे 3 तो वर्ड स्ट्रेस के, 2 लिटरेचर के, इसके अलावा पूरी की पूरी एजुकेशन साइकोलॉजी। अगर ये आपकी अच्छी बेहतरीन गई है तो ग्रामर में तो कोई प्रश्न गलत होने का सवाल ही नहीं उठता, और लिटरेचर भी आपने अच्छी कर दी होगी। तो अब लगे हाथ आपकी वो जिज्ञासा शांत कर देते हैं जिसकी वजह से ही आप ये पूरा वीडियो देख रहे हैं, और वो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात की जाए तो इस बार जो एग्जाम है वो थोड़ा इजी रहा है, तो कहने का मतलब जो जनवरी वाला एग्जाम था उससे मेरिट तो निश्चित रूप से हाई जाएगी और सीटें भी कम। जब सेकंड पेपर के लिए मैंने आंकलन किया, बहुत सारे विद्यार्थियों से मैंने चर्चा की, तो मैंने पाया कि इस एग्जाम के अंतर्गत 260 से लेके 284 तक मार्क्स जो है वो विद्यार्थियों को बन रहे हैं। हमारे खुद के पैड कोर्स से एक विद्यार्थी के 284 मार्क्स बन रहे हैं अब तक के आंसर की जो हमने या विभिन्न कोचिंग सेंटर्स ने जारी की है। तो बात आती है कि क्या फर्स्ट पेपर में भी उसके लिहाज से मार्क्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? बिल्कुल नहीं बन रहे हैं। जो विद्यार्थी 270 से ऊपर सेकंड पेपर में जा रहे हैं, निश्चित रूप से 100% मैं कह सकता हूं कि उनके फर्स्ट पेपर के अंदर मार्क्स जो है वो 35 से कम है, और जो विद्यार्थी 260 से नीचे हैं उनके 35 से ऊपर है। तो इस प्रकार से दोनों को मिलाकर आंकलन किया जाए, जो सेफ पोजीशन कही जा सकती है तो वो है अंग्रेजी के अंतर्गत आपके अगर 260 मार्क्स बनते हैं, कहने का मतलब 130 क्वेश्चंस अगर आपके बचते हैं, और फर्स्ट पेपर के अंतर्गत अगर आपके 37 क्वेश्चंस बचते हैं और आप जनरल कैटेगरी में हैं, तो आप पूरी तरीके से आश्वस्त हो सकते हैं सिलेक्शन के लिए। तो कहने का मतलब जनरल की जो मेरिट इस बार रहेगी वो रहेगी 333 से लेके 334, मेल और फीमेल दोनों की। 15 सीटों के लिए बहुत बड़ा कंपटीशन है, जिसमें ओबीसी कैटेगरी वाले भी इस सीट को डिस्टर्ब करेंगे। जनरल वालों के लिए
थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर देखने को मिलेगी। बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी की रह सकती है 324 से लेके 325 तक, ये है मेल। और फीमेल की बात की जाए तो ये रहेगी 323 से 324। जनरल ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो वो रहेगी 315 से 316 के आसपास। एससी मेल रहेगी 289 के आसपास और फीमेल रहेगी 283 के आसपास। एसटी मेल रहेगी 265 और फीमेल रहेगी 252। ये मेरा व्यक्तिगत आंकलन है, हालांकि अब तक जितने भी हमने आंकलन किए हैं विभिन्न डेटाज के माध्यम से, वो आप सभी के प्यार और दुआ की वजह से अब तक सही गए हैं अनुमान। लेकिन इस बार थोड़ा सा मामला पेचीदा हो सकता है क्योंकि सीटें जो है वो कम है, फिर भी मेरिट जो है वो जो मैंने बताई है उससे 1 मार्क नीचे ही जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। तो अगर आपके अपनी कैटेगरी में इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप पूरी तरीके से आश्वस्त हो सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह ऊपर वाले पे हम छोड़ देते हैं, जो भी होगा अच्छा ही होगा। फिलहाल मेरी राय आपको यही रहेगी कि आने वाली वैकेंसीज के लिए अभी से तैयार हो जाइए। अगर आप पिछड़ रहे हैं, प्रायश्चित मत कीजिए कि आप इस दौड़ से चूक चुके हैं। अगर आप चूके हैं तो आपकी जरूर थोड़ी सी गलती और थोड़ी सी कंजूसी मेहनत में रही होगी, ओरिजिनल टेक्स्ट को आपने नहीं पढ़ा होगा। और अगर आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए और बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आज से ही आप मेरे पेड कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, जो मैंने आज 9 अगस्त से ही शुरू किया है। और आज ही के दिन पेड कोर्स का पूरा 1 साल पूरा हो चुका है। इसकी फीस जो है वो 3000। और अभी तक आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों तक नेटवर्किंग नहीं बन पाई है, जो जानते नहीं है कि क्या मैंने पेड कोर्स शुरू किया है या नहीं किया है। वो विद्यार्थी मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर टॉपिक वाइज मैंने वीडियोज इंट्रोडक्शन वाले डाल रखे हैं। बाकी के वॉल्यूम्स तो प्राइवेट ग्रुप में ही रहते हैं। तो आगे की एग्जाम के लिए बहुत अच्छी तैयारी करने की कोशिश करिए। इंशाल्लाह आप सभी का सिलेक्शन हो और आप 2021 के अंतर्गत एक अच्छा कदम रखें एक अच्छी कामयाबी के साथ। तो फिलहाल इस वॉल्यूम में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कुछ और नई जानकारियों के साथ, कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शब्बा खैर।